वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी रेवोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 2025 में पूछा गया जीके जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, डेली हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और आपको 50 क्वेश्चन इजीली आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट किए, हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर आगे का जो टॉपिक है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट हम लोग बारी बारी करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पहला नंबर क्वेश्चन है, 1610 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए एक डच निदेशालय का मुख्यालय बन गया। ठीक है, तो इसमें जो डच ने 1610 में जो स्थापना किया था कारखाना, वो पुलिकट में किया था। ठीक है, उसके बाद यही पुलिकट में जो उसका जो कारखाना था वो यही बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच का निदेशालय का मुख्यालय बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? तो ये जो अंतिम पतन को चिन्हित करता है वो 1857 का विद्रोह, जो क्या बोलते हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो विलय नीति जो लाया गया था उसके वजह से 1857 का विद्रोह उसको देखने को मिला था। ठीक है, जगह जगह पे पूरा भारत में 1857 का क्रांति देखने को मिला था, जिसकी वजह से अंतिम पतन को चिन्हित किया। ठीक है, उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन है, मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? मास्की जो है वो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा जो औपचारिक रूप से शुरू की गई थी वो 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है 105 नंबर क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? तो ये जो किया था फाहियान ने। ठीक है, किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था? तो ये फाहियान ने किया था। और शिलादित्य मैत्रक शासक जो है वो कहाँ का था? ठीक है, तो शिलादित्य जो मैत्रक शासक था, मैत्रक राजवंश जो था उसे गुजरात में था। ठीक है, और गुजरात के ही शिलादित्य एक शासक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? तो रुद्रदामन जो था वो शक वंश से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकीय रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति की सबसे सटीक वर्णन करता है? ठीक है, कहने का मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत के जो जनसांख्यिकी के बारे में सामाजिक आर्थिक और पिछड़ेपन को जो दर्शाती है उस चीज़ को हमको क्लियर करना है। ठीक है, तो उस समय जो था फर्स्ट नंबर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, उच्च जन्म दर। ठीक है, ये बात सही है, उच्च जन्म दर था। ठीक है, और निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जीवन प्रत्याशा। तो उस समय जो था बहुत ज़्यादा भारत में गरीबी था। ठीक है, क्योंकि ये जो कांग्रेस कह रहे हैं, ये जो अंग्रेज जो था बहुत शोषण किया था, जिसकी वजह से उच्च जीवन प्रत्याशा यहाँ पे नहीं थी, बहुत स्थिति खराब था उस समय का। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन है उच्च जन्म दर। ठीक है, ये सही है, और मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ठीक है, के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा, ये सही है। ठीक है, उच्च जन्म दर हुई मतलब तेजी था, और उसको मृत्यु दर में कुपोषण की वजह से, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए उतना नहीं था। ठीक है, उच्च मृत्यु दर भी था, उसके बाद इसीलिए उसका जो जीवन की प्रत्याशा था बहुत निम्नतर था। ठीक है, क्योंकि इसमें इससे पहले भी क्वेश्चन एक आया था इसमें
जो बताया गया था एज के बारे में पूछा गया था कि उस समय का एज कितना था लगभग, तो ये 30 से 32 वर्ष ही दिया गया। तो समझिए कितना खराब स्थिति था उस समय का। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पुणे समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस समय वो जेल में थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो उस समय 1932 में पुणे के ही मतलब पुणे की यदवरा जेल में थे। ठीक है, महात्मा गांधी उस समय जेल में थे, वहीं पे BR अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। तब उस समय महात्मा गांधी की तरफ से ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, इन्होंने सिग्नेचर किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री की यात्रा विवरण में मिलता है। ठीक है, तो ये जो मिलता है हैंसन के यात्रा विवरण में मिलता है। ठीक है, हैंसन का और उसके बाद हैंसन जो कौन था, तो हैंसन जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद डोमिंगो पेस ये जो था ये कृष्णदेव राय के शासन में आया था भारत। उसके बाद इब्न बतूता ये मोरक्को का था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था लगभग 1350 या 1335 के आसपास में। उसके बाद मेगास्थनीज ये जो था ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है। तो ये जो संबंधित है नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। ठीक है, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। उसके बाद अगला है, मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था। मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था, रज्जुक कहा जाता था एक प्रांतीय अधिकारी को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, किस राजवंश के दौरान कुतलुक ख्वाजा जो था वो मंगोलों का नेतृत्व करने वाला नेता था, और उसने दिल्ली की घेराबंदी को और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो उस समय के जो राजवंश था ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का था, खिलजी वंश। ठीक है, उस समय दिल्ली पर खिल्जी राजवंश का शासन चल रहा था। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था। ठीक है, मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया था। तो ये जो है ना मराठा नामक समाचार पत्र लिखा गया था, लेकिन मराठी भाषा में नहीं लिखा गया था, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को दिया गया। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने अंग्रेजों को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई। किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई। तो ये जो कहा था वो लॉर्ड डॉफरिन ने किया था, और कांग्रेस के लिए कहा था, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ये इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पे एक भारतीयों को कोई भी बात अंग्रेज को कहने के लिए एक मंच नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट, जिसकी वजह से विद्रोह होता था भारत में। अगर गुस्सा चरम सीमा पे आया तो वो क्रांति का रूप ले लेता था, लेकिन एक संस्था चाहिए था जो कांग्रेस से डायरेक्ट बातचीत कर सके। इसके लिए कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसीलिए वो लॉर्ड जो डॉफरिन था वो कहा था कि एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक प्रतिनिधि करने वाला कांग्रेस को बताया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं
को भड़काया और 1857 का विद्रोह का कारण बने। ठीक है, तो इसमें जो है कारक, इसमें हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कौन सा कारक है। फर्स्ट है एक अधिनियम जिसके तहत हर नए भर्ती को विदेश में सेवा करने के लिए वचन देना आवश्यक था। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर ऑप्शन है सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता था। ठीक है, ये जो बात सही है, उस समय का सिपाहियों को कहा जाता था कि आप अपना जाति चिन्ह को पहनिए और अपनी जाति का पालन करने के लिए बाध्यता था, इसलिए वहाँ पे विद्रोह का कारण बना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रियासतों ने एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए कौन सा शब्द था? रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? तो इसमें गैर मुल्की कहा जाता है। गैर मुल्की मतलब अपने देश का नहीं है, दूसरे देश का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था? रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? ठीक है, रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था? हुआ क्या था उस समय कि रामगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था। ठीक है, और उस समय शासक जो था वो रामगुप्त था, लेकिन रामगुप्त एक दुर्बल शासक था। ठीक है, और उस समय एक शक राजा से संधि कर लिया था। रामगुप्त ने गलत संधि कर लिया था अपने पत्नी के लिए। ठीक है, क्योंकि वो एक दुर्बल राजा था, उससे मुकाबला नहीं कर पाया था, इसीलिए उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस शक राजा को मार दिया और मारने के बाद उसकी पत्नी जो थी ध्रुव देवी, रामगुप्त को गद्दी से हटा दिया और उसकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उससे विवाह कर लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपदस्त नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिजरिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? अपदस्त नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिजरिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? तो ये जो किया गया था लखनऊ का, अभी वर्तमान में लखनऊ है। ठीक है, उस समय अवध कहा जाता था, अवध का नवाब। ठीक है, उस समय जो कहा जाता था अवध का नवाब कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तत्कालीन कारण माने जाने को संदर्भित करता है? कहने का मतलब सन्यासी विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, तो उस समय जो तत्कालीन कारण था वो हिंदुओं और मुसलमानों, ठीक है, दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसीलिए सन्यासी विद्रोह का उस समय का तत्कालीन कारण था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों में गढ़ों को मुख्य उद्देश्य क्या था? हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो था प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन कराना। ठीक है, गढ़ों का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करवाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर समानतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था? हड़प्पा कालीन मोहरों पर एक यूनिकॉर्न का चित्रण किया गया था। अब देखिए यूनिकॉर्न है क्या? यूनिकॉर्न जो इसको कहा जाता है जो काल्पनिक चीज़ हो, जो हम लोग अभी तक देखे नहीं है उसको अपने आँख से, सिर्फ एक कल्पना में हो। जैसे कि उसमें मोहर पे एक फोटो बनाया गया है, एक सिंगी, जैसे एक बैल या घोड़ा का आकार का एक जान पशु है, उसमें एक ही सिंग है उसके माथा पर। ठीक है, तो उसको एक सिंगी पशु, लेकिन ऐसा कोई जानवर अपना भारत में चाहे कहीं दुनिया में देखा नहीं गया है, इसके वजह से उसको यूनिकॉर्न कहा गया है। ठीक है, जो सिर्फ कल्पना में है। उसके बाद अगला नेक्स्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा डैश। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा डैश
तो इसमें है भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया। भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया, ठीक है। और इस विधि आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था उसमें कौन था? लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1992 में भीलसा या विदिशा के अभियान से जुड़ा था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा या विदिशा के, ये 1200 के आसपास किसका शासक था? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था? तो वही विधि आयोग का जो प्रथम, इससे पहले वाला क्वेश्चन लॉर्ड मैकाले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? देखिए, इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? अमरावती स्तूप, अमरावती कहाँ पे है? साउथ में, ठीक है। आई जो मौर्य है ये उत्तर भारत का राजवंश है, मतलब मौर्य जो है ये मगध का है, तो मगध तो अपना उत्तर बिहार में है, ठीक है, उत्तर भारत में। और गुप्त भी उत्तर भारत में, शुंग भी यहीं पे शासन किया था। एक ही ऑप्शन है सातवाहन, सातवाहन जो है यही अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया था, क्योंकि सातवाहन जो है ये साउथ की राज्य है, मतलब साउथ का एक विरासत था। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रिवी पर्स क्या होता है? प्रिवी पर्स उसको कहा जाता है कि एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन। कहने का मतलब, देश जब आज़ाद हो गया तो देश आज़ाद होने से पहले यहाँ तो राजा महाराजा का शासक था, और छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे राज्य में पूरा भारत बटा हुआ था, ठीक है, देसी राज्य जिसको कहा जाता था। लेकिन वहाँ के एक राजा था, उसका बेटा हुआ तो उसको मतलब राजकुमार कहा जाने लगा। लेकिन जब देश में एक संविधान बन गया, ठीक है, जब अपना देश आज़ाद हो गया तो ये राजा प्रजा वाला चीज़ तो ख़त्म हो गया। तो उसके लिए जो वहाँ के जो भी रियासत के जो राजकुमार थे उसको एक पेंशन दिया गया, ठीक है, उनके मतलब सम्मान में, ठीक, उनके सम्मान में कुछ पेंशन दिया गया। हर एक राजा के लिए, हर एक रियासत के अलग अलग पेंशन था, उसी को प्रिवी पर्स कहा गया, ठीक है। और बाद में इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1971 में इसको समाप्त कर दिया गया, प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य क्या था? इंपीरियल सर्विस स्कीम का जो उद्देश्य था, ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, ठीक है, ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, और जिसका भुगतान कौन करेगा? देसी रियासतें के द्वारा किया जाता था, ठीक। इंपीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1741 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति का निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था? तो कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार के क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना करना पड़ा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो ये जो किया था 1606 ईस्वी में, ठीक है, 1606 ईस्वी में स्थापना किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में वारली जनसंख्या का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ये जो हुआ था वारली जनसंख्या का किसान संघर्ष, वो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? तो शिमला और पहाड़ी राज्य, ठीक है, शिमला और पहाड़ी राज्य को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की
स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो ये जो किया गया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? दिल्ली को वापस ले लिया गया था। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? तो दिल्ली को वापस ले लिया गया था। उसका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की थी? नोआखली की यात्रा क्यों की थी? सबसे पहले नोआखली है क्या? नोआखली जो है अभी का वर्तमान में जो है वो उस समय का बांग्लादेश का एक जिला था। ठीक है, नोआखली बांग्लादेश का एक जिला या राज्य कह सकते हैं, हाँ जिला था। अभी जो है नोआखली बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि 1946 में हिंदू और मुस्लिम के बीच में हिंसा हो गया था। ठीक है, उसी हिंसा को शांत करने के लिए महात्मा गांधी जी को यात्रा करना पड़ी थी। फर्स्ट नंबर आंसर है। धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मतलब दोनों में सांप्रदायिक जो तनाव हुआ था उसको शांति स्थापित करने के लिए। उसका अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 में भीलसा या विदिशा के अभियान से संबंधित था? तो ये जो पहले क्वेश्चन आया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 2 बार 2 शब्द में पूछा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से का प्रभुत्व रहा? ठीक है, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा था? तो ये दक्कन क्षेत्र में रहा था। ठीक है, दक्कन क्षेत्र में। उसका अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी? तो ये जो निभाई थी वो कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। ठीक है, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन है 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरिनिगडे ऑस्टिडीन से सॉरी इसका वर्ड थोड़ा आती है, अपना देख लीजिएगा आप लोग। वेरिनिगडे ऑस्टिडीन से कॉम्पेंगी के नाम से जाने जाते थे। तो ये जो जाना जाता था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसका 39 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? तो ये जो किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 में इस निर्णय को लिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1946 में निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी? तो यह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। उसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो ये जो उदारवादी नेता नहीं माना जाता है अरविंदो घोष को। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के
नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? तो ये नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसका अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट की जांच के लिए 1915 की समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये जो कहते हैं सर एडवर्ड मैक्सगिलन, ठीक है, सर एडवर्ड मैक्लेगन, ठीक है, सर एडवर्ड मैक्लेगन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था? तो इनको जो किया गया था बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो होम रूल आंदोलन का जो मुख्य मांग था वो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। उसके बाद 146, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिथियन या शक मूल रूप से डैश से आए थे? सिथियन और शक जो मूल रूप से थे वो मध्य एशिया से आए थे। अब एक कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि जैसे मध्य एशिया से आए थे, सिथियन और शक के बारे में कहा गया, तो इसमें आर्य लोग जो भारत में आए थे उनके लिए भी जो सर्वाधिक मान्य मत जो बताया गया है वो भी मध्य एशिया ही बताया गया, ठीक है। ये इनके बारे में क्लियर है पूरा कि सिथियन जो शक जो थे ये मध्य एशिया के थे, ठीक है, लेकिन उसमें ना विरोधा है क्योंकि उसमें बहुत सारे इतिहासकार के मानना है कि वो पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में से किसी का मानना है मंगोलिया से, मतलब किसी का मध्य एशिया से, लेकिन किसी का मानना है कि उत्तरी ध्रुव से आए, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है वो मध्य एशिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया था? मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का? तो ये ब्राह्मी लिपि का, ठीक है, ब्राह्मी लिपि का इसलिए क्योंकि आप जानते हैं उस समय मौर्य साम्राज्य के समय में गौतम बुद्ध का समय था, टाइम पीरियड उस समय, तो उस समय जो उन्हीं का जो लिपि है उनका भी जितना भी शिलालेख होगा चाहे ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था उस समय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों को जवाब में कुछ सुधार पेश किए, निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए, निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था? तो ये जो प्रावधान था इंपीरियल विधान परिषद में, ठीक है, इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान करना, ठीक है, इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता था? तो चाटा और भाटा का इस्तेमाल नियमित और अनियमित, ठीक है, नियमित और अनियमित के लिए किया जाता था। तो चलिए देखिएगा और बताइए कुछ गलती होगा तो कमेंट करिएगा, इसको हम अपडेट करेंगे।